नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपके इसका स्टेट का एग्ज़ाम है, CTET है, UP टेट, RTET, KVS, कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो में जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, घूम फिर कर उन्हीं को पूछ लिया जाता है। या तो वहीं भी क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर उसी से सेम मिलते जुलते क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ पड़े हुए हैं, तो वो इसी प्रकार से होता है, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है, उसकी सिर्फ थोड़ी सी जो लाइन है वो बदल दी जाती है। तो सभी के सभी यहाँ पर प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन कौन से हैं या फिर नहीं हैं। ये जो नहीं वाला जो क्वेश्चन है यही ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो नहीं वाला ही जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण एक नहीं है। सही धब्बा परीक्षण, TAT, शवचाचर्य या 16P परीक्षण। और यहाँ पर जो आपको भी जो है सोचने का मौका दिया जाएगा, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी एग्जाम के लिए हो चुकी है और कितनी और आगे होनी है। तो बात करें इस आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है हमारा रहेगा ये 16PF परीक्षण। तो ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये किन के द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत वाला जो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में जरूर आएगा। वॉटसन, मैस्लो, ये है फॉर और पावलोव। तो इसमें जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा तो ये मैस्लो। तो आवश्यकता का जो पद अनुक्रम जो सिद्धांत है ये मैस्लो जो है इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा गया है? यहाँ पर मुख्य ग्रंथि इनमें से कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो मुख्य ग्रंथि यहाँ पर इनमें कौन सी है? और इसमें जो मानी गई है तो ये जो आपकी पीयूष जो ग्रंथि होती है इसे ही मुख्य ग्रंथि माना गया है। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रीनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, यौन ग्रंथि, इनके कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं या मुख्य ग्रंथि आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग, फ्रायड, एडलर या स्लीवन के द्वारा। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय जो ये दिया गया था तो इसमें हमारा एक ऑप्शन एक ही है, युंग जो है इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? आपने लोमड़ी वाली जो कहानी सुनी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। तो अंगूर खट्टे हैं, तो ये इनमें से किसका उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण का? और ये जो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 हमारा रहेगा, युक्तिकरण जो है इसका है। ये युक्तिकरण में व्यक्ति अपने अयुक्ति संगत
व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने आप को संतुष्ट कर अपना मानसिक तनाव दूर करता है। और इस तरह युक्तिकरण से दो उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला तो यह है कि जब व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंचने में असमर्थ रहता है तो इससे उत्पन्न कुंठा की गंभीरता को युक्तिकरण कम कर देता है। और दूसरा कि वह व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार के लिए एक स्वीकार्य अभिप्रेरक प्रदान करता है। तो अंगूर खट्टे हैं, ये यहाँ पर युक्तिकरण का उदाहरण लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया गया था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जो इनमें से एक न एक जरूर आ जाता है, जितने भी है मनोवैज्ञानिक है यहाँ पर एक न एक के बारे में जरूर आएगा। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और यह दिया गया था स्किनर के द्वारा। और यह सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। तो ये आपने जरूर याद रख लेना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर से इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो किन के बीच होती है? 50 से 59 के बीच, 70 से 89, 90 से 109 या 110 से 129 के बीच में। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि, और ये रहेगी ऑप्शन 3 90 से 109 के बीच में। तो ये औसत वाले जो हैं इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा इनमें से कौन सा माना गया है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा और सबसे जो अच्छा है यहाँ पर यह माना गया है अनुपात को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक वास का सिद्धांत है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। या फिर कितने सिद्धांत दिए थे? तो इनके द्वारा 4 सिद्धांत बताए गए थे, 4 प्रकार। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसमें अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन ये किस अवस्था की विशेषताएं हैं? या फिर इनके जो 4 ये दिए गए थे सिद्धांत, संवेदी हो गया, जैसे पूर्व हो गया, फिर मूर्त हो गया, औपचारिक हो गया। तो ये किस अवस्था की यहाँ पर विशेषताएं हैं? और यहाँ पर जो बताई गए हैं तो ये औपचारिक जो सक्रिय अवस्था है इसकी बताए गए हैं। तो अमूर्त तर्क एवं नैतिक चिंतन जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चौथी और अंतिम अवस्था औपचारिक सक्रिय अवस्था है। तो ये 4 अवस्थाएं भी आपने याद रखनी है कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है कई बार उसी में से ही कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो ये चौथे नंबर की है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 4 जो इनके द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंश अनुक्रम या युत्सा। तो जन्मजात व्यक्ति गुणों का जो योगफल जो यहाँ पर माना गया है ये वंश अनुक्रम जो से माना गया है। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है, जमा होता है, भाग होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है ये वाला कि ये योगफल है, गुणनफल है, क्या है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये वंशानुक्रम जैसे माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहज संबंध, मार्गान्तिकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? और ये माना गया है ऑप्शन 2 को, मार्गान्तिकरण को। तो ये जो मार्गान्तिकरण जो है इस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रत्ययों का बनते रहना एक, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? विषम है, अनियमित है, सामयिक है या संचयी है? तो प्रत्ययों का बनते रहना ये मानी गई है संचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट इनमें से कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्वता,
पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा है, शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का एक कारण नहीं है। और कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4। शिक्षक की योग्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। मानसिक द्वंद्व, सीखने में कोई कमी भी हो सकती है, पुनरावृत्ति का भाव हो सकता है, एक जैसे आपने दोहराव कह सकते हैं। तो सीखने की जो शिक्षक की जो योग्यता है ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है स्पीयरमैन से 1904। इनके अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता ये क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि? तो क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, और यह कहलाती है जी कारक। जी कारक। तो स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में, ये भी आपने याद रखना है स्पीयरमैन का कौन सा सिद्धांत है, तो द्विकारक सिद्धांत। तो इन्होंने जो द्विकारक का जो सिद्धांत दिया था, इसमें बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक सामान्य और विशिष्ट को निहित मानना है। सामान्य हो गया मतलब जी फैक्टर, और विशिष्ट हो गया एस फैक्टर, मतलब ये जो विशिष्ट कारक है, ये जो यहाँ पर एस कारक आया है इसका मतलब है एस फैक्टर, और ये जी कारक। तो इनमें से जी कारक का तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता इसमें मानी गई है, तो ये जी कारक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा, इनका कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको इनमें से कहा जाता है अभ्यास के द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार के द्वारा सीखना। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा जो है, इनके द्वारा इसमें कहा गया था, और इनके अनुसार माना गया है ये निरीक्षणात्मक अधिगम। तो अल्बर्ट बंडूरा जो इनके बारे में भी आ सकता है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं। इनका जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। और अल्बर्ट बंडूरा जो इन्होंने कहा था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, और निरीक्षणात्मक अधिगम को अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने का व्यवहारिक तरीका बनाया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, इनमें से किन्हें माना गया है? तो जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था स्पीयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत, तो ये द्विकारक का जो सिद्धांत है ये किसका है? तो ये स्पीयरमैन का है, चार्ल्स स्पीयरमैन, ये इनका पूरा नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। और इन्होंने कहा था कि ज्ञान जो है ये सामान्य समज्ञानात्मक क्षमता है, जिसे मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना और पुनः स्मरण करने की असफलता, पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति, और इसे जो कहा गया है तो ये विस्मृति होती है, और यह स्मृति का नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है, जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए की व्यक्तित्व। तो व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। इनमें से यहाँ पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे सामान्य पुरुष, इसमें गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो सामान्य पुरुष में XY होते हैं, और सामान्य महिला में कौन से होते हैं? और सामान्य जो महिला इसमें XX वाले होते हैं।
गुणसूत्र जो है इसमें एक ऐसी विशेष संरचना जीन होते हैं जिसके द्वारा माता पिता के अपने और उनके पुरखों के गुण उनकी संतानों में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर के समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं तो कहलाता है मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या मानव विचलन। या इस प्रकार भी समझ सकते हैं ऊपर से और नीचे से, अर्थात जो बीच में है। तो बीच वाला जो है उसे क्या कहा जाएगा, और उसे कहा जाएगा मध्यांक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। तो आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से आकृति, स्तंभाकृति, गुम्फाक्षर आकृति या सबलिखित आकृति, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 ये स्तंभ आकृति। इसमें प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण की तकनीक पर, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता या पारिवारिक स्थिति पर। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान, और सबसे अधिक जो ध्यान यहाँ पर माना गया है तो व्यक्तिगत भिन्नता पर माना गया है, क्योंकि एक क्लास जो होती है कक्षा, उसमें कुछ जो बच्चे हैं वो तेज़ काम करने वाले होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ बहुत ज़्यादा स्लो काम करने वाले होते हैं। तो उनको एक टीचर जो है उसको सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही काम कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिलेबस को जल्दी जल्दी करा दे और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएं या उनकी समझ में कुछ ना आए। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। तो यह कथन था टीचनर, वुंट, वुडवर्थ या मैकडूगल का। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, और इस प्रकार का जो यहाँ पर एक कथन है, और इस कथन का जो संबंध है ये विलियम वुडवर्थ से रहेगा। तो ये जो वुडवर्थ जो है इनके अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ये रूढ़िवादिता वाला जो एक क्वेश्चन है मनोलैंगिकता वाला, इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 2 से 5 वर्ष का, 6 से यौवन तक का, 18 से 20 का या 20 से 22 वर्ष तक का। और इसमें जो माना गया है तो ये 6 से यौवन तक का माना गया है। अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो अवस्था वो गर्भावस्था होती है, गर्भधान से जन्म लेने तक की। उसके बाद शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था भी आप कह सकते हैं जन्म से, जब बच्चे का जन्म जो हो जाता है उससे जन्म से 5 साल की। गर्भावस्था गर्भधान से जन्म लेने तक की। फिर उसके बाद की शैशवावस्था है जिसे आप 0 से 5 साल की कह सकते हैं। उसके बाद फिर बाल्यावस्था आ जाती है जो 5 से 12 वर्ष की होती है। उसके बाद फिर किशोरावस्था है जो 12 से 18 वर्ष की होती है। उसके बाद आ जाती है ये प्रौढ़ावस्था जो 18 से और मरने तक की फिर होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किया था। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन, फ्रॉइड, कोहलर या वॉटसन के द्वारा, और ये था एरिक्सन के द्वारा। और ये जो सिद्धांत है इसमें व्यक्तिगत, सामूहिक और सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईदम अहम और परम अहम या आइडिगो सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। तो ये वही है, ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में होता है आइडिगो सुपर ईगो। तो ये 3 घटक हैं और ये दिए गए थे। इसका जो संबंध है ये सिगमंड फ्रायड से है। तो फ्रायड के अनुसार ईदम अहम और परम अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। इन तीनों में ईदम को फ्रायड ने अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन, स्किनर, गुथरी या थॉर्नडाइक का।
तो ये किस व्यवहारवादी का मानना है? और ये जो मानना है ये स्किनर का है। नेक्स्ट, अगर निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं है, प्रसार, बहुलक, मध्यांक या मध्यमान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं है और ये माना गया है प्रसार को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिगम में प्रयत्न और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? पावलोव, हिंगार्टी, थॉर्नडाइक या हल के द्वारा। और इसका जो संबंध है ये थॉर्नडाइक से है। तो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और ये सिद्धांत क्या था? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया था और इस संदूक में एक प्रकार की व्यवस्था थी कि उसके अंदर एक चटकनी लगी हुई थी जो बॉक्स के दरवाजे या ढक्कन को बंद करती थी। इस चटकनी पर पैर पड़ते ही वह खुल जाता था। बॉक्स के बाहर मछली का एक टुकड़ा रख दिया गया। संदूक या बॉक्स में बंद बिल्ली इस टुकड़े को देख सकती थी और मछली का बाहर पड़ा टुकड़ा देखकर बिल्ली की उत्तेजना बढ़ी और वह यह प्रयास करने लगी कि वह किसी तरह उसके बॉक्स से बाहर निकलाए और उस टुकड़े को प्राप्त कर ले। बॉक्स के बाहर निकलने के लिए उसने उछल कूद करनी शुरू कर दी, इधर उधर पंजे मारने लगी। इस उछल कूद की प्रक्रिया में संयोग से उसका जो एक पैर है वो चटकनी पर पड़ गया, या जैसे एक कहावत कह देते कि अंधे का तीर बटोरे में लगना। फिर जब चटकनी खुलने से वह बॉक्स खुल गया और बिल्ली को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वह आ गई और बाहर पड़ा जो मछली का जो टुकड़ा था उसको प्राप्त किया। और थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया। शुरू में प्रथम प्रयासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली गई। बार बार इस प्रयोग को दोहराने पर एक स्थिति ऐसी भी आ गई जब बिल्ली ने कोई भूल किए बिना कोई गलती किए पहली बार में ही चटकनी को पाँव से दबाया और बाहर रखा जो भोजन था उसको प्राप्त कर लिया। तो ये जो है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। जब आप कोई नया नया काम करते हैं तो ज़रूरी है कि उसमें गलती हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे करने लग जाते हैं तो आप गलती की जो संभावना वो 0 हो जाती है। तो आप बिना गलती के उसको सही सही कर लेते हैं। या जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसमें जो आपको बहुत बार गिरना पड़ता है, बहुत बार जो है साइकिल चलाते हुए गिरते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हाथ छोड़कर भी आप साइकिल को चला लेते हैं। तो वो सभी जो है आपका सीखने का सिद्धांत है। बार बार काम करने पर आपकी गलती जो उसकी संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, गलती नहीं होती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इनमें थॉर्नडाइक के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो ये इनमें से किसका कथन है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक का। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा, हॉलैंड। तो ये जो हॉलैंड जो है इनके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये गुणनफल ये एक क्वेश्चन है क्योंकि पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। बालक का जो विकास है आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है? इस प्रकार से एक बार जो एग्जाम में रिक्त स्थान दे दिया गया था या फिर इस प्रकार से पूछ लिया गया था। तो वातावरण का क्या है? गुणनफल है, भाग है, जोड़ है, जमा है। तो इस प्रकार से पूछ लिया गया था। तो ये क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आंसर बी बनता है। तो ये भी आपने याद रखना है। और इस प्रकार का एक कथन है तो इनमें से किन का था? तो ये हॉलैंड का था। हॉलैंड के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। और हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। वंशक्रम और वातावरण के संबंध में स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका जैसा आस पड़ोस होगा, आपका परिवार का जैसा माहौल होगा, बच्चा उसी के अनुसार सीखता है। अगर किसी के परिवार में गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो बच्चा भी उसी का ही अनुकरण करता है। तो इन सभी का जो संबंध है ये व्यक्ति के जीवन से है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।